हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनओएस विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर केपी मैम। तो चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना देखभाल कर रहे होंगे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, बिफोर दैट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में जानने हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसका लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, उसको जरूर देखिएगा और अच्छे से समझने के लिए जरूर अपने साथ एक कॉपी पेन ले लीजिएगा, वीडियो भी देखिएगा और साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते चलेगा। तो आज हम क्या सीखेंगे, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सीखने वाले हो आगे आधे घंटे तक। तो आपका क्या है, आज हम बात करेंगे अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमने प्रीवियस टर्न पे हमने स्पेक्ट्रम के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन, इन सारे के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। तो आज हम क्या जानेंगे कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसे समझना है। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपका बोर एटॉमिक मॉडल। तो हमने क्या क्या किया था, हमने बात की थी अलग अलग मॉडल्स के बारे में, हमने जाना था हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जॉन डाल्टन से, कि जिन्होंने एटॉमिक थियरी दी थी। फिर हमने क्या समझा था, हमने देखा था जे थॉमसन का प्राइमरी मॉडल, जिसको हमने क्या कहा था, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना था। बेसिक मॉडल था जो उन्होंने हम सबको बताया था। फिर इसके बाद आते हैं आपके जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट जिनका बहुत फेमस हुआ था, अल्फा रेस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड का भी मॉडल आपको, एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एटॉमिक मॉडल इनकी भी क्या है, इनमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, आगे वाले जनरेशन के जो साइंटिस्ट थे या उनके आसपास के थे उस समय, उन्होंने देखा कि इनके इसमें हम इसको और अच्छे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होगा तो इसमें कुछ डिफेक्ट होगा, तभी तो दूसरे मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी या दूसरी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही फिर बाद में आपका जो फेमस और इम्पॉर्टेंट रहता है वो क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल। तो उसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज आप समझोगे क्या, स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो मोर ओवर बेस्ड था किस पे, हाइड्रोजन के आसपास ही घूम रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे और जानते हैं। पर उससे पहले हमने जो स्पेक्ट्रम की बात की थी, तो हमने देखा था स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से जो आपकी लाइट एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है, रेडिएट होती है, वही आपको स्क्रीन पे दिखता है, जिसको आपने क्या कहा, स्पेक्ट्रम। और हमने बात किया था कि स्पेक्ट्रम जो होगा वो क्या हो सकता है, 2 तरीका हो सकता है। एक तो क्या होता है, एमिशन होता है, और एक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो बिफोर लाइनिंग ऑन टू द हाइड्रोजन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा ये जो एब्जॉर्प्शन है, एमिशन है, इसका थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले उसको समझने के लिए आपको ये देखना है कि ये आपका एक रेगुलर स्पेक्ट्रम है जो आपको दिखता है कब, जब आपका रेनबो बनता है। ठीक है, जनरल और नेचुरल एग्जांपल जो आप समझ सकते हो वो ये है कि ये आपका क्या है, वाइट लाइट जो होती है वो प्योर वाइट होती नहीं है। इसका मतलब उसमें क्या है, बहुत सारी अलग अलग क्या होती है, अलग अलग कलर्स से वो मिलके बनता है, यानी कि 7 कलर्स, जिसको आपने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था वेब गायर कहा था। आई होप आपको ये सारे कलर्स याद होंगे, वेब गायर से बना हुआ है। ठीक है, तो यही विजिबल रीजन में आता है जो हमें दिखता है, बाकी सारी रेस हमें नहीं दिखती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका वाइट लाइट है जो इतने सारे लाइट से, यानी 7 लाइट से आपका मिलके बना हुआ है। अब देखो, जब आपका कोई एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, कोई ना कोई वेवलेंथ क्या होगी, एमिट होगी, तो वही आपको दिखेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि आपको ये क्या, वायलेट कलर, और ये थोड़ा सा सी ग्रीन कलर, और यहाँ पे क्या है, रेडिश या ऑरेंज जैसा कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये एमिशन है, यानी जो ये हाइड्रोजन जो है वो आपका एमिट कर रहा है, वो यहाँ पे आपको रेडिएशन यहाँ पे आपको दिख रही है। या मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इसका क्या है, ये एमिट कर रहा है इस लाइट को, यही आपको यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझना है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि आपका स्पेक्ट्रम जो है वो तो ऐसा होता है, पर कुछ रेस आपकी क्या हो जा रही हैं, एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, यानी वो लाइन दिखेगी नहीं। तो ये आपका स्पेक्ट्रल होना चाहिए ऐसा खूबसूरत सा सारे कलर के साथ, पर क्योंकि यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ आपकी लाइट्स क्या हो जा रही हैं, एब्जॉर्ब हो जा रही है, यानी कि वो आपको दिख नहीं रहा है। वहाँ पे क्या है, आपको डार्क लाइन यानी कि ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि वो क्या है, वहाँ पे वो लाइट आपकी क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो ये तीनों का डिफरेंस आपको समझना यहाँ पे क्या है, ज़रूरी है।
ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है, सो दैट आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे कि हाँ, जब हम नॉर्मल स्पेक्ट्रम की बात करें तो यानी सारे कलर्स, अगर एमिशन की बात करें तो वही लाइट हमें दिखेगी जो वो एमिट कर रहा है, यानी कुछ बैंड्स हमें दिखेंगे। दूसरा, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, रेगुलर स्पेक्ट्रम पर उसके कुछ कलर हमें नहीं दिखेंगे क्योंकि वो क्या हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्या पता चल गया यहाँ पे स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कितना अंतर है। ये फिगर को याद रखना अपने दिमाग में, तो ये आपके लिए और भी अच्छा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें यहाँ पे क्या फिल की गई है, यहाँ पे फिल की गई है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फिल की गई है, साथ ही यहाँ पे क्या लगाया गया, स्लिट लगाया गया है, प्रिज्म लगाया गया है, और यहाँ पे ये स्क्रीन है जिसमें आपका क्या है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा है, एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस से देखा जा रहा है कि कौन सी हमारी लाइट यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी की, किस वेवलेंथ की यहाँ पे एमिट हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो ऐसे ही अलग अलग गैस को रख के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो इसको हम ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है, डिस्चार्ज ट्यूब में आपने क्या रखा, हाइड्रोजन गैस लगा, और उससे प्रोड्यूस हुई, एमिट हुई जो आपकी रेस थी, उसी को आपने क्या कहा, एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना। और ये इसका क्या है, आपका बैंड है, वायलेट, ब्लू और ग्रीनिश कलर और रेड कलर, जो अभी अभी मैंने आपको शो किया था वही ये चीज़, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को लेके और आपको जो लाइन स्पेक्ट्रा दिखता है, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है उसी को आपने क्या कहा है, लाइन स्पेक्ट्रम कहा है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग इसमें क्या है, सीरीज देखी गई, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के थ्रू ही आपके पास क्या है, अलग अलग सीरीज देखी गई, यानी कि अलग अलग लाइन के बैंड्स आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 बैंड्स जो आपको ध्यान देना है, सीरीज इनको कहा गया है। तो पहला ये है कि इसमें क्या है, एक लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज हो गया। दूसरा क्या है, बाल्मर सीरीज, और तीसरा है पार्शियन सीरीज, ठीक है। इन सारे सीरीज़ के बारे में आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि जो लाइमन सीरीज़ होती है इसके बारे में और डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, जहाँ पे हमने देखा है कि लाइमन सीरीज़ का मतलब क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है तब जाके एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे N1 यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड लेवल एनर्जी लेवल, थर्ड लेवल से क्या है 1 पर ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें कैसी आती है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये है कि यहाँ पर आता जो है वो है UV रेज, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, UV रेज आता है। दूसरा, अगर हम बाल्मर सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि N = 2, यहाँ पे N1 = 2। इसका मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आ रहा है वो कहाँ से आएगा, वो कहीं से भी आए पर वो आएगा और लैंड कहाँ पे करेगा, 2 पे, यानी कि वो 2 से ज़्यादा, यानी 3 पे, 4 से, 5 से जंप करेगा और आएगा किस पे, 2 पे। यहाँ लाइमन में किस पे करेगा, 1 पे करेगा, ठीक है। ऐसे पार्शियन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, N1 = 3, यानी कि 3 पे इलेक्ट्रॉन आके लैंड आउट कर रहा है। और ये जो पार्शियन सीरीज है ये क्या है, ये इंफ्रारेड का है। किसका है, जस्ट अ मिनट, हाँ, क्या है ये, इंफ्रारेड सीरीज हो, इंफ्रारेड, ठीक है। ये रीजन जो आएगा वो कौन सा आएगा, इंफ्रारेड आएगा, ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये 3 इंपॉर्टेंट सीरीज थी जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो फॉर्मूला इससे एसोसिएटेड बाल्मर ने दिया था, ठीक है। तो बाल्मर इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जंप करेगा, N2 पे। N1 जो होगा वो सेकंड पे जब जंप करेगा तो वही आपका सीरीज़ है। बाल्मर सीरीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये वही सीरीज़ है जहाँ पे आपको क्या है, विजिबल रीजन दिखता है, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था क्या होगा, विजिबल रीजन, ठीक है। विजिबल रीजन की जो सीरीज़ है वो क्या है, आपकी बाल्मर सीरीज़ है। अभी भी हमने डिस्कस भी किया था, एक बार आप देख भी लीजिए। तो यहाँ पे अच्छा, ये हमने इंफ्रारेड लिख दिया, और ये जो बाल्मर है ये क्या है, विजिबल जोन है, विजिबल रीजन, ठीक है। ये वही रीजन है जहाँ पे आपको विब गायर यानी कि आपके सातों कलर यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। तो लाइमन सीरीज किससे है, यूवी रेज से रिलेटेड है, बाल्मर सीरीज विजिबल से, और पार्शियन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो यहाँ पे रीडबर्ग इसको काम कर रहे थे तो उन्होंने जो इक्वेशन दिया था बाल्मर ने, उन्होंने क्या दिया था, कुछ वैल्यू दी थी, और रीडबर्ग ने उस कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया जो बराबर आ रहा था। वो ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कितना आएगा, 10109677 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेव नंबर है वो किस फॉर्मूला से दिया जाता है, तो वेव नंबर बराबर क्या होगा, वेव नंबर यानी कि न्यू बार होता है, इट इज़ 1/λ
बराबर RH, इस फैक्टर को यानी रीडबर्ग कांस्टेंट को किसने डिफाइन किया था? रीडबर्ग ने, ठीक है। और जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आई थी? इतनी। इसको ध्यान देना है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला फॉर, अगर आपके पास फॉर्मूला पता है तो आप वेव नंबर आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप इसका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इसका रीडबर्ग जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हो टू कैलकुलेट दी वेव नंबर ऑफ इट, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेव नंबर किसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अभी जो हमने आपसे बात किया था, जो रीडबर्ग ने कांस्टेंट अपना डिफाइन किया था, वो वैल्यू आपको याद रखनी है ये। और दूसरी बात है ये टेबल जो आपके लिए यहाँ पे काम आ रहा है वो क्या है? वो ये है कि लाइमन सीरीज कब होगा? जब वैल्यू ऑफ n1 क्या होगा? 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका अलग अलग सीरीज है, इसका ये मतलब है कि n1 जो है यहाँ पे आके आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लाइमन 1 पे है तो हमारे पास सीरीज अगर ये है कि ये एनर्जी लेवल है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल है। तो अभी अगर इसको हमने कहा कि ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से 2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। 3 से भी तो 1 पे जंप कर सकता है, 4 से भी जंप कर सकता है और 5 से भी कर सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसीलिए जो n1 होगा वो क्या हो जाएगा? 1। और कहाँ से जंप कर रहा है? वो 2 3 4 से जंप कर सकता है। किस रीजन में आएगा? तो वो आएगा अल्ट्रा वायलेट। जो अभी हमने आपके साथ लाइन से स्पेक्ट्रम मैंने दिखाया था, वो एक जनरल आइडिया हमने देखा था। मेन क्या देखा था कि लाइमन, बामन और जो इंफ्रारेड है उसको क्या कर दिया था? पार्शियन कर दिया था। पर ये मोर डिफाइंड हो जाता है जब आप इसको देखते हो कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कहाँ से हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कहाँ से हुई है उससे आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि लाइमन सीरीज के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो वेव नंबर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका RH। और बच्चे लाइमन में क्या हो जाएगा? n1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, यानी 1/1, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा और माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? n2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे n2 की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो लाइमन के लिए हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो VL न्यू L लिख देती हूँ लाइमन के लिए। बाल्मर की अगर बात करते हैं तो न्यू बाल्मर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका RH। और ये क्या हो जाएगा? 1/ किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगी 4/1/n2 का स्क्वायर। तो 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखी है अपने बच्चों? 2 रखी है। तो यहाँ पे n2 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी और इक्वल क्या होगी? 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा। तो दिस इज हाउ आप इससे पार्शियन की कर सकते हो, ब्रैकेट की और पीफंड की भी आप लिख सकते हो। तो मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि जब आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, न्यूमेरिकल आता है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करता है कि वो किस सीरीज है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्या है? वेव नंबर आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बाल्मर सीरीज कहाँ पे थी? विजिबल में, पार्शियन किस पे थी? इंफ्रारेड, ब्रैकेट भी कहाँ थे? इंफ्रारेड, और पीफंड भी क्या थे? इंफ्रारेड। इसको याद कैसे कर सकते हो? ये इसके बस फर्स्ट लेटर को आप लोगे तो क्या हो गया? LBPBP, ठीक है। इससे आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। LBPBP, ठीक है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। बाकी कहानी क्या है? बड़ी सिंपल है। क्या है? 1 2 3 4 5। जस्ट इससे एक ज़्यादा वाला क्या होगा? n2 की वैल्यू हो जाएगी और इक्वेशन आता है तो आप आसानी से इसको पुटअप करके लिख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो स्पेक्ट्रम की कहानी हो गई, जो इतनी कहानी बता दी थी। अब बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इसने रदरफोर्ड की जो डीमेरिट थी उसको रिमूव किया, साथ ही साथ इन्होंने कुछ अच्छे पोस्टुलेट्स दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था। और साथ ही साथ इन्होंने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसको भी क्या कर दिया? अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया थ्रू हिज मॉडल, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने? तो ये हैं आपके बोर, ठीक है। इनको भी क्या है? ये भी वन ऑफ द नोबेल प्राइज विनर हैं साइंस आपके केमिस्ट्री के फील्ड में। तो इनको भी ध्यान देना है, किस लिए? अपने काम की वजह से इनको भी क्या है?
यानी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आप मिक्सअप कर सकते हो। तो ये क्या है आपका बोर एटॉमिक मॉडल। तो इस मॉडल में क्या खास बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ध्यान देने वाली बात कि अगर आपसे बोर एटॉमिक मॉडल बोलता है तो ये पॉइंट आपसे कभी मिस नहीं होना चाहिए, वो यही है कि नील बोर प्रपोज्ड हिज मॉडल इन 1931 एंड बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो आपका एटॉमिक मॉडल है वो किसका है, वो है आपके नील बोर का। इन्होंने किस पे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर कह सकते हो कि हाइड्रोजन एटम के जैसा जिसका सिस्टम है उस पर। तो हाइड्रोजन एटम के पास है कि वो तो एकदम बेकार सा क्या है, गरीब इंसान है, उसके पास क्या है, गरीब इंसान इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो वो उसी पे उन्होंने काम किया कि हम इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन, हीलियम क्या हो जाए प्लस हो जाए, लिथियम 2 प्लस हो जाए, तब भी उसके पास जो बचेगा वो क्या है, इकलौता एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो इस पे इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट हमें जो ध्यान देना है वो क्या है, पोस्टुलेट। तो उससे पहले हमने बात की थी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो किस लिए फेल हो गया था। तो उसका सिंपल रीज़न था कि वो मैक्सवेल का जो नियम था उसको वो वायलेट कर रहा था, और उनके अकॉर्डिंग कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वो ऐसा आएगा कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी डाउन हो गया, वो डंप होके न्यूक्लियस में भी खल्लास हो जाएगा, ठीक है। और इसको ही मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि सपोज करो कि आपको मैंने खूब सारा अच्छे से खाना वाना दे दिया और बोला कि राउंड लगाओ, आप खुद एकदम एनर्जी से बूस्टअप थे, तो धीरे धीरे अगर आपको मैंने कहा कि पूरे दिन घूमते रहो तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और एक समय आएगा कि आप लास्ट आके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाओगे, ठीक। तो बोर ने क्या पोस्टुलेट दिया, तो बोर के पोस्टुलेट जो आपको ध्यान देने वो क्या है, इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट नोन एज एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट। व्हाट ही सेड, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहा इन्होंने कहा कि भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वही फिक्स है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे क्या है, फिक्स है। इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको मैंने कहा कि इस चक्कर में आपको चक्कर लगाना है और मैंने कहा यहीं पे हमने कैंटीन की फैसिलिटी दे रखी है कि जूस पानी हर चीज़ की फैसिलिटी दे रखी है, और मैंने बोला भागो बच्चा जितना राउंड लगाना है आप राउंड लगाते रहो, पर आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिलेगी, भूख लगाए तो कुछ खाने को मिल जाएगा, प्यास लगी तो ऐसे ही इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऑर्बिट में जो होगा वो कुछ परमिटेड ऑर्बिटर में ही क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स में ही घूमेंगे। और ये जो परमिटेड ऑर्बिट है इसी को इन्होंने कहा कि इनका क्या होना चाहिए, इसी को एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल का नाम दिया, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो ये था पहला इनका नियम। दूसरा जो लॉ था, दूसरा जो पोस्टुलेट था जो इन्होंने दिया था वो ये है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी स्टेट आर ऑल्सो रेफर टू एनर्जी स्टेट, ठीक है। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। क्या होता है स्टेशनरी का मतलब, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो इसी एनर्जी को हमने क्या है, स्टेट को क्या कहा है, इसको हमने कहा है कि ये स्टेशनरी एनर्जी स्टेट है, ठीक है, राइट। क्या समझा आपने, जो फिक्स्ड ऑर्बिटल था जिसकी फिक्स्ड एनर्जी थी उसको ही हमने क्या कहा है, एनर्जी स्टेट कहा है, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट क्या। नेक्स्ट दूसरी और तीसरी पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ओनली दोज एनर्जी लेवल, बस वही एनर्जी लेवल या वही एनर्जी स्टेट आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई या NH अपॉन 2 पाई, यानी कि वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं, बस होल नंबर होना चाहिए जिसमें आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो बराबर होगा इस इंटीग्रल मल्टीपल के, तभी उसी में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रह सकता है, ठीक है। यानी क्या कह सकते हो कि वही एनर्जी लेवल आपके क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ठीक है, तो मोमेंटम का मतलब पता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है आपका, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, m इंटू v होता है, ठीक है। क्या होता है, m इंटू वी होता है। अब ये एंगुलर है, इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है तो वो किसी ना किसी आर रेडियस के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mvr। तो क्या लिख सकते हैं हम, mvr, महावीर, ठीक है, कुछ भी करो याद करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा mvr, और ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि क्या हो जाएगा nh अपॉन
2 पाई, यानी आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा, कोई फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज हाउ दी, इसी को हम क्या कहते हैं बोर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बोर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, जहाँ पे m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट और n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर वो नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो दिस इज ऑल दी 3 पोस्टुलेट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट काम की चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि 4th नंबर, तो वो क्या है कि एनर्जी इज एमिटेड और ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एनर्जी क्या होगी एमिट होगी या एब्जॉर्ब की जाएगी कब, कंडीशन क्या है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी या वाइस वर्सा। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल सा कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जंप करेगा। कंडीशन क्या हो सकती है, 2 चीज़ हो सकती है, या ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, अंतर है दोनों में। ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो रेडिएट करेगा एनर्जी पे, और अगर हम बात करें नीचे से इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर भेजना चाह रहे हो तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, पुशअप दोगे तभी वो क्या करेगा आगे बढ़ेगा। तो उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो जो चेंज इन एनर्जी है वो आप कैसे रिलेट कर सकते हो, वो आप रिलेट करोगे तो ये जो डेल्टा ई है यानी चेंज है वो क्या है E2 माइनस E1, ठीक है। और अभी हमने देखा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक्स ने क्या कहा था कि एनर्जी जो होगा वो किससे रिलेटेड है h न्यू से, और h न्यू क्या लिख सकते हो, न्यू को आप लिख सकते हो h अपॉन c अपॉन लैम्डा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कह क्या रही थी, मैं आपको सिंपल से ये बता रही थी कि आपके पास अगर एनर्जी लेवल E1 है और यहाँ पे एनर्जी लेवल E2 है, तो अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये यहाँ पे कूद रहा है, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक्साइट हो रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एनर्जी यहाँ पे है, ये भी E1 E2 है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया पर वो थोड़ी देर रखा, फिर बाद में उसका मन भर गया तो वो क्या हुआ नीचे आ गया, ठीक है। तो E2 में से E1 हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ पॉसिबल है, एक्साइट भी और डी एक्साइट भी हो सकता है। तो आपके पास जो एनर्जी चेंज होगा वो इस इक्वेशन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बोर का अगर हम मॉडल देखें तो वो किस पे बेस्ड था, तो उन्होंने ये कहा कि ये आपका क्या है प्यारा सा न्यूक्लियस है और इसी के अलॉन्ग आपका फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। फिक्स्ड एनर्जी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यहाँ पे ध्यान देना है कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और जो स्टेबल स्टेट होता है उसी को आपने ग्राउंड स्टेट का, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, और जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया तो उसको हम क्या कहेंगे एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानेंगे। द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द एटम इज द ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, पर कुछ कंडीशन क्या दोगे, एनर्जी दिया, वो कूद के उछल के ऊपर गया तो वो क्या हो गया एक्साइट हो गया, फिर उसके पास क्या है वो वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कुछ समय रहा, फिर उसने डी एक्साइट करके फिर से वो क्या है अपने नॉर्मल स्टेट यानी स्टेबल होने के लिए वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इज योर बोर्स का पोस्टुलेट जो आपको यहाँ पे अपने दिमाग में रखना है। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जिसका डेरिवेशन आपके लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन है और उसका आपको वैल्यू पुटअप करके आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बोर जो थे वो उन्होंने ये पॉसिबल किया कि वो एनर्जी जो है ऑर्बिट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो उनका इक्वेशन क्या है, En इक्वल टू माइनस ME की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है आपका, ठीक है, कितने कांस्टेंट को अगर हम बात करें, इस चीज़ों को अगर हम बात करें तो इसी को क्या है RH, ठीक है। इसको ये सारी चीज़ यानी मास और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आप लिख सकते हो, और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है यानी परमिटिविटी है वो भी आपका क्या है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है। जब ये वैल्यू रखोगे तो इसी को क्या कहा है RH के बराबर कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे RH आपका बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी RH के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन आपका ये आ जाएगा जहाँ पे एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके n स्क्वायर के, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब Z जो है वो क्या है मास है, ठीक है, ये देख लेते हैं। m क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z क्या हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एलिमेंट का वो आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का e का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी
Vt हो जाएगा। और अगर आप हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हो, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करोगे तो आप वैल्यू डालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और N की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपके पास ओवरऑल जो हाइड्रोजन के केस में आपको मिलेगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट वो क्या होगा -13.6, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल की भी आप एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हो, जो इतना इस रिलेशन से आप यहाँ पे पुटअप करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या समझा आपने? तो बोर जो है वो क्या है, एनर्जी को भी क्या है आसानी से कैलकुलेट कर पाए थे थ्रू दिस इक्वेशन। दूसरा जो है बोर इसके साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कैलकुलेट कर पाए कि जो आपका ऑर्बिट है उसकी रेडियाई क्या है, उसका रेडियस क्या है। तो रेडियस का भी इक्वेशन आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो क्या है कि आर एन बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख देती हूँ, आर एन बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप n की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी चीज़ जो है वो आपके कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपके पास फाइनली जो छोटा सा इक्वेशन जो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो रेडियस किसी भी ऑर्बिट का, वो क्या आ जाएगा, आर एन बराबर क्या आ जाएगा 0.592 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि ये रेडियस में निकल पाया था। पर यही बात है कि ये चीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये फेल हो गई थी, क्योंकि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पे पोजीशन और उसकी वेलोसिटी यानी मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा। यानी कि जो आपका पोजीशन है और जो मोमेंटम है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा, यानी उसमें कितना गड़बड़ रहेगा, h/4 पाई का तो अंतर रहेगा, इतनी गड़बड़ उसमें रहेगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, बोर्स लॉ भी क्या था यहाँ पे एटॉमिक मॉडल में, ये इनका एक डिमेरिट था कि जो इन्होंने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। तो रेडियस तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो जब कोई चीज़ फिक्स है, पर अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वहाँ पे कोई ना कोई एरर रहेगा, वो एरर इतना तो मिनिमम रहेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट अबाउट द एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपने इसको ऐसे क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। व्हाट वाज नाउ द लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन थे, इसके बाद भी आपके पास क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आता है। ठीक है, वो भी आपका क्या है, एक तरह का जो एटम से रिलेटेड है उसके लिए है, बट उसको आपको अभी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। आपको जो ध्यान देना है वो लिमिटेशन क्या था, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन। मतलब इनका जो स्पेक्ट्रम था वो किस पे, हाइड्रोजन लाइक पे था, और हाइड्रोजन के अलावा उनका क्या होगा, तो उनका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये एक ड्रॉबैक था। दूसरा क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम फॉर द मॉलिक्यूल बाय द केमिकल बॉन्ड, हैंस कुड नॉट प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी इनके मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और उनके अकॉर्डिंग्स भी ये काम नहीं कर रहा था, जिसमें क्या था कि अगर आपका क्या है, कोई एक्स है, पोजीशन है और मोमेंटम है, उसका अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा, और वो एरर क्या होगा, कितने का होगा, ग्रेटर देन या लेस देन h/4 पाई। और इसी को अगर आप मास में, मोमेंट का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो उसके टर्म्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, डेल्टा वी, और ये हो जाएगा आपका h/4 पाई m हो गया। ठीक है, इतना एरर ही रहेगा। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। और इसके साथ साथ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिंपल से अगर बोले तो वो स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जीमैन मैन आ रहा है, मैग्नेटिक याद रखोगे, और दूसरा जो स्टार्क इफेक्ट है वो किससे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो जाएगा। तो दिस इज हाउ कि इनका लिमिटेशन था जो ये फॉलोअप नहीं कर पाया। बाकी इनका मॉडल था वो क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और साथ ही जब जो क्वेश्चन आपके रहते हैं तो उसमें एनर्जी, रेडियस, ये सब निकालने के लिए आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होगे और उसका डेली रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई डाउट है, यानी क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ एनओएस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे इस वेबसाइट को भी लॉगिन कर सकते हो और देख सकते हो और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हो। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।